वेलकम टू टीपीवीटी क्लासिंग। सो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले बच्चों सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों चैप्टर 8 के बाद चैप्टर नंबर 9 है जो हमारा आता है। सो बच्चों, जो हमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, उसका रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ है, मतलब कि हम असली ज़िंदगी में उसका कैसा यूज़ कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये चैप्टर है 9। इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, इसमें केवल आपको दो कॉन्सेप्ट सीखना है। कौन कौन सा? पहला है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है क्या है। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। ऐसे ग्राउंड होता है, यानी कि धरती जमीन। ठीक है, ये कौन है? ये आप हो। ठीक है, हाँ आप ही हो। क्यों? आप ऐसे हो नहीं सकते? हो सकते हैं। अब देखो, आप क्या कर रहे हो ना, एक पतंग उड़ा रहे हो। ठीक है, तो आपकी पतंग इस तरीके से उड़ती है आसमान में। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी पतंग है। ठीक है बच्चों, ये आपकी पतंग जो है आसमान में उड़ रही है। ठीक है बच्चों, अब ये आपकी पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे हो। ठीक है, आपकी पतंग यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप सामने देखोगे इस तरीके से, जैसे मान लो आप सामने देख रहे हो बिल्कुल सीधे सीधे, तो ये वाली जो लाइन बन रही है, जो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है, जैसे बिल्कुल सामने देख रहे हो, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे बच्चों? इस लाइन को कहेंगे हम हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, जो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने सामने, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है, अब आप पतंग को भी तो देखोगे, तो आपका पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, तो आप थोड़ी देर बाद अपने पतंग को देखते हो इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है बच्चों, इसको आपने क्या कहा? लाइन ऑफ साइट का। ये वाली लाइन को देखो बच्चों, हमने क्या कहा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस वाली लाइन को अपने बच्चों देखो क्या कहा? लाइन ऑफ साइट का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। हाँ बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ये टॉपिक है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो लाइन बन रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको इस ड्राइंग से समझ आया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सिंपल सी देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है? द एंगल एबव हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर वाली लाइन फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होता है? हमारी जो साइड है, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो हमारी एंगल बनती है, उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये है कोई इंसान। ठीक है, ये इंसान जब भी अपना गर्दन ऊपर उठा के देखेगा, तो उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सा टॉपिक खत्म। बस इतना याद रखो क्या, कि जब कभी भी आप अपने से ऊपर देखोगे, तो उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं दूसरा, जो कि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो बच्चों देखो, अब समझते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? चलो, इसको समझने के लिए हमें बनानी पड़ेगी ड्राइंग। तो मैं अपनी कलाकारी यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या है? एक घर है। ठीक है, ये आपका ही घर है। हाँ हाँ, देखो कैसे ऐसी विंडोज़ होती है ना, देखो मैं बहुत सारी विंडोज़ बना देता हूँ फटाफट। देखो, अब लग रहा है आपका घर। ठीक है, और ये इसका टॉप फ्लोर है। ठीक है, इस टॉप फ्लोर पे आप हो। चिंता मत करो, आप यहाँ से कूदोगे नहीं, आप सिर्फ बैठे हो। ठीक है, और बैठ के यहाँ से मस्त नज़ारा देख रहे हो। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे आपको एक बच्चा दिख रहा था। ठीक है, वो बच्चा यहाँ से जा रहा था अपना टहलते हुए। जाते जाते क्या हुआ ना, वो बच्चा गिर गया ऐसे धपाक से। ठीक है, वो बच्चा यहाँ पे गिर गया और रोने लग गया। तो पहले आप कहाँ देख रहे थे? पहले आप इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे देख रहे थे, यहाँ पे सनसेट या फिर कुछ भी आप इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, फिर अचानक से ये बच्चा गिर गया यहाँ पे। ठीक है, नीचे। तो आप इसको देखने लगे कि गिरा तो गिरा कैसे, और आप हंसने भी लग गए। मतलब मजाक कर रहा हूँ, आप उठा दोगे भी जाके। ठीक है, बट वैसे आप इसको देखने लग गए। ठीक है, तो अब देखो, ये जो आप देख रहे थे ना सनसेट को, ठीक है, ये हमारा स्टैंड क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। और उसके बाद ये जो आप फिर गिरने के बाद, ये बच्चा जब गिर गया, तो आप इसको देखने लगे। तो अब ये लाइन क्या बन जाएगी हमारी? ये लाइन बन जाएगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है ना, यही एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, यही एंगल हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? द एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के जो नीचे वाला एंगल हो, फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट, जो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हो। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारा और लाइन ऑफ साइट ये,
इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसी को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसमें जैसे ये यहाँ तक आ रही है हमारी लाइन, ठीक है, तो ये हमारी बेस लाइन है जहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो हमारा बनेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जो होगा ना बच्चों, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा, चले जाओ 9th क्लास में, मतलब फेल होकर रह जाओ, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट याद करो 9th का। देखो उसमें क्या होता था, देखो जैसे कि ये हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये भी हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ इस तरीके से, तो दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जब कट करती है तो क्या फॉर्म करती है, ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म करती है। और ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर कौन से एंगल बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, आपस में इक्वल होता है। तो इसीलिए अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे यहाँ पर वैल्यू कितनी है, एंगल की 45 है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बस ये कॉन्सेप्ट था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, ऊपर देखना है, उसको क्या कहेंगे, सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, आपको नीचे देखना है और उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो सिंपल से याद रखो, देखो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टिकमैन ड्रॉ किया, ठीक है। अगर ये स्टिकमैन अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एलिवेशन। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या देंगे, एलिवेशन इस एंगल को। अगर ये स्टिकमैन यहाँ से ऐसे नीचे देख रहा है अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, तो इसको क्या कह देंगे, डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमें सीखना था। अब हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पे एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बच्चों, जो चलो अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो पिछले वाले पार्ट में आप क्या कर रहे थे बताओ, मतलब आप पतंग उड़ा रहे थे ना एंगल ऑफ एलिवेशन में, ठीक है। तो आप जो पतंग उड़ा रहे थे धरती पे, ठीक है, तो ये पतंग उड़ते उड़ते ना, ऐसे उड़ते 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 एक पेड़ पे जाके फंस गई है। ठीक है, आपकी जो पतंग है इस तरीके से उड़ते उड़ते एक पेड़ पे जाके फंस गई है। अब आप बोलोगे सर जी उस टाइम तो पेड़ नहीं था जब आप पहली बार फोटो बनाए थे। देखो बात यह है ना कि यहाँ पे पेड़ उग चुका है, ठीक है, तो इसलिए आपकी पतंग यहाँ पे जाके फंस चुकी है पेड़ में। ठीक है, तो अभी आपको पेड़ पे चढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पे चढ़ना है इस तरीके से, ये आपका एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, अभी क्या हुआ ना कि आपको क्या करना है, पेड़ पे चढ़ना है। पेड़ जो है ना ये 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, पेड़ क्या है, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एंगल ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, आप ऐसा मान लो। वैसे देखो बच्चों मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम जहाँ सकते हैं वो होता है, बट इस बार मान लो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे हो, आपकी सिर यहाँ पे, आपका गर्दन यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। ऐसे चल के तो जाओगे ना, उठ के तो जाओगे नहीं, तो चल के जाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इस पेड़ तक पहुँचने के लिए, है ना। क्योंकि आप तो बहुत दूर पतंग उड़ा रहे थे ना, तो आपको नहीं पता ये पेड़ कितना दूर है, तो आपको आपके और आपके पेड़ के बीच में दूरी निकालने की कितना दूर है। तो कैसे निकालोगे, देखो जैसे मान लेते ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये हमारा 30 डिग्री जो कि थीटा है, एंगल है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो हमें ये चीज़ निकालना है। ठीक है, जैसे कि ये देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक। और इससे हम 6 की 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद कर सकते हैं ना। तो इन 6 में से देखो आप बताओ कि क्या यूज़ करें कि ये आ जाए। देखो हमारे पास 10 ये है, यानी कि परपेंडिकुलर है और बेस चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा है बच्चे, देखो 10 में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, यानी कि हम 10 ले सकते हैं, है ना, ताकि ये निकल सके। तो 10 हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 थीटा बराबर में क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 10 मीटर है, बेस कितना है बच्चों, हमें यही तो फाइंड करना है, तो बेस यहाँ पे निकाल लेंगे, और थीटा हमें पता ही है 30 डिग्री, है ना। तो 10 थीटा कितना होता है बच्चों, देखो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंगल ऑफ एलिवेशन का या डिप्रेशन का, तो आपको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए। तो ये वही टेबल है जो मैंने पहले बनाया था। तो इसमें आपको कौन कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, देखो आपको साइन की याद होनी चाहिए, कॉस की याद होनी चाहिए, टेन की याद होनी चाहिए। देखा जाए तो आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें से हमें 10 30 यानी कि 10 30 का बताना है। तो देखो 10 ये है और 30 है, तो 10 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3। तो हम यहाँ पे 10 30 की जगह पे क्या पुट कर देंगे,
1/√3 इक्वल टू P/B। P यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा ये है क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो कि 10 मीटर है। सो 10/B यानी कि बेस, जो कि हमें फाइंड करना है। बेस क्या हमारा BC है, सो बेस हमारा BC आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो BC इंटू में 1 क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू, अब 10 इंटू में √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 10/3, यानी कि आपके और पेड़ के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10/3 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, यानी कि आपके और आपके पेड़ के बीच में इतना डिफरेंस है, जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आप पेड़ पर चढ़ोगे और पतंग को उतारोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी देखो मैंने क्या बोला था, एलिवेशन कब यूज होगा, जब आप ऊपर देखोगे। तो आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो ना, तभी यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पे ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे एक और क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब मैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पे एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, अब वही केस दोबारा से लेते हैं। हाँ, इस बारे में मैं आपको ही फंसाऊंगा। ठीक है बच्चों, सो देखो आप पहले यहाँ पर थे। ठीक है, आप चल चल के पेड़ के पास पहुँच गए थे, क्योंकि आपको क्या करना था, पेड़ पे से अपनी पतंग उतारनी थी, है ना। और आपकी पतंग यहाँ पे लटकी हुई थी इस तरीके से, है ना बच्चों। और ये आपका मांझा लगा हुआ था पेड़ में। ठीक है, मांझा तो ऐसे टेढ़ा ही होगा ना, एंगल तो है नहीं जो स्ट्रेट बनाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों देखो आप यहाँ से चले गए थे इस तरीके से, ये हमारा बेस हो गया था, ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेनस बन चुका था। ठीक है, यहाँ पर हमारा पतंग था। तो अब बच्चों देखो आप चल के पेड़ के पास पहुँच गए। पेड़ हमारा कितना था बच्चों, 10 मीटर ऊंचा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ चुके हो, अब आप यहाँ पे नहीं हो, अब आप यहाँ पे गायब हो चुके हो, अब आप यहाँ पे पेड़ पे चढ़ चुके हो, यहाँ पे पतंग आपने ले लिया। ठीक है, अब आपने पतंग ले ली ना, तो अब आप यहाँ से मान लो यहाँ पे आपकी गर्दन है और यहाँ से आप सामने देख रहे हो। तो अब जो आप देख रहे हो ना, ये अब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। पहले आप यहाँ पे थे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, बट अब यहाँ पे हो तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से अब देख रहे हो ना, तो यहाँ से और ये जो हाइपोटेनस हमारा ट्रायंगल में बन रहा है, यानी आपकी पतंग की जो डोरी है, यानी मांझा है, रस्सी 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 से तो पतंग उड़ नहीं सकती, रस्सी छोड़ो मांझा, इसी जो आपका मांझा है, यहाँ से और हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बन रहा है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो अब आप सोचते हो कि मैंने कितनी ऊंची पतंग उड़ाई थी, बहुत ऊंची थी, है ना। तो ये मैंने कितना मांझा यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यानी कि डोरी जो है इसका हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब आपने फिर वही जो हमारे बहुत सारे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसको आपने याद किया। वो कौन कौन से थे याद करो, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ये चीज़ था ना। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो आपको ये डोरी का साइज निकालना है, इनके लेंथ निकालना है। तो आप देखो ये और ये किस में आएगा, परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि हमारा देखो थीटा यहाँ पे, और मैंने क्या बोला था आपको पहले कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन में थीटा हमारा ऊपर होगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या बनता है, ऐसे क्रॉस बन रहा है जो कि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो उसके हिसाब से हमें ये और ये फाइंड करना है। तो थीटा यहाँ है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा साइन में होता है, तो हम साइन यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेंगे, यानी कि हमारे जो पतंग का जो मांझा है उसका लेंथ पता चल जाएगा। तो देखो साइन थीटा कितना 45, सो यहाँ पर साइन 45 आ जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो यहाँ पे साइन में 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू P/H। और साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 बराबर में P/H। पी कितना बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर 10 मीटर, सो 10 मीटर अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, जैसे हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारा ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस, सो ए सी। अब यहाँ से हम ए सी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 10 × √2, यानी कि 10/2 आ जाएगा हमारा ए सी। यानी कि आपके मांझा की लेंथ कितनी आ गई 10/2 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में जीवन होगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझा ऊपर, और नीचे में हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझा। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको यही चीज़ याद रखनी है बस, कि यहाँ पर जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा ना, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे वैल्यूज़ को आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करना है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसको याद कर लेना। ठीक है, और इसकी मदद से और चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये सीखने के बाद आप ये जो हमारा 9.1 में 15 क्वेश्चन जो गिवन है आप सारे के सारे कर सकते हो, आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इसी के साथ बच्चों हमारा सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का हो जाता है कवर। आई होप बच्चों आपको सब कुछ आएगा समझ में। बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड इज लेवल इज 30 डिग्री। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसमें। देखो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हमारी बच्चों क्या है, पोल है, ठीक है। पोल यानी कि खंबा, ठीक है। अब इस खंबे से लगा के टाइटली एक रस्सी बांध दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी रस्सी है, ठीक है, जो कि 20 मीटर लंबी है, ठीक है। यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है। अब एक सर्कस आर्टिस्ट क्या करेगा ना, इस रस्सी पे यहाँ से इस तरीके से चढ़ेगा, ठीक है, ऐसे पहले से बनाते हुए, और हाथ में से रस्सी लेके, रस्सी नहीं डंडा, ठीक है, और डंडा लेके ऐसे ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे उतरेगा, जो भी करना वो करेगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है बच्चों कि अगर यहाँ पे एंगल जो है ना, एंगल, ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें बताना है कि ये पोल कितना लंबा था, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। हम इसका नाम ले लेंगे, जैसे कि ए, ये बी और ये सी, ठीक है। हमने 3 नाम ले लिया। सबसे पहले लिखते हैं ए बी हमारा पोल है, यहाँ पर ए बी जो क्या है, पोल है। तो लिखते हैं ए बी इज पोल, ए बी हमारा पोल है। और यहाँ पर ए सी क्या है, रस्सी है, तो हम लिख देंगे ए सी इज रोप, ए सी हमारी रोप है और ए बी हमारी पोल है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, कौन सा, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ है, सोना चांदी तोले। अब देखो हमें ये चीज़ चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा इसके सामने है ना, थीटा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि हमारा क्या परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, तो हम यहाँ पे साइन यूज़ कर सकते हैं। और 30 डिग्री होती है, यानी कि साइन 30। सो यहाँ पर हम बच्चों क्या लिख देंगे, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। सो ए बी अपॉन में ए सी। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है बच्चों। अब देखो साइन थीटा 30 डिग्री है, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। ए बी हमें फाइंड करना है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी और नीचे ए सी क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 20 मीटर, तो यहाँ पर आ गया 20 मीटर, ठीक है बच्चों। अब साइन 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, देखो हमारे टेबल में साइन ये हमारा 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन 30 जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 इक्वल टू में ए बी अपॉन में 20, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू 2 इंटू ए बी क्या हो जाएगा, 2 ए बी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस बाकी डिवाइड में। सो यहाँ पर 20/2 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा ए बी। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बार में कटी, यानी कि 1 और 0 बची है, यानी कि 10 आ गया। यानी कि हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। यानी कि ये जो पोल था, ये हमारा पोल की हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब इसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं कि हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तुमने लास्ट में लिख दिया कि जो पोल की हाइट थी वो 10 मीटर थी। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले बच्चों इस बड़े से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें जैसे हमारी धरती होती है, धरती माता, ठीक है। तो धरती माता में यहाँ पे इस तरीके से एक पेड़ लगा हुआ था, ठीक है। पेड़ बहुत ही लंबा था, ठीक है। सो देखो बच्चों कुछ इस तरीके से हमारा बड़ा सा पेड़ था, एकदम लंबा चौड़ा, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ ना कि एक तूफान आई, ठीक है। तूफान आने से क्या हुआ बच्चों, ये पार्ट तो यही रह गया पेड़ का, ठीक है। और जो बाकी ऊपर वाला पार्ट था ना, तूफान कर इस तरीके से टूट गया और टूट के इस तरीके से धरती पे गिर गया, ठीक है बच्चों। अब ये धरती पे गिर गया ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पार्ट तो हमारा रह गया खड़ा, यहाँ से टूट के गिर गया धरती पे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों। तो अब इसी के ऊपर हमें बुक वालों ने क्वेश्चन दे दिया, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। सो देखो बच्चों इस तरीके से ये हमारा एक लंबा सा पेड़ था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, जो कि बीच से टूट गया था और इसे ग्राउंड पे गिर गया। तो यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा था, ठीक है। सो मैं इसका नाम भी लिख लेता हूँ, जैसे कि इसका नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए, जो हमारा पहले ऊपर का पॉइंट था, ठीक है। ये पॉइंट सी जहाँ से पेड़ टूट गया, ये पॉइंट को मैं बी ले लेता हूँ, ऐसे ए बी सी, और ये जो हमारा नया पॉइंट बना पेड़ टूटने के बाद, ये बन गया हमारा डी, ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों ए बी इज ट्री। ये हमारा ए बी जो है ना, ए से बी तक ये पूरा हमारा लंबा बड़ा सा ट्री है, ठीक है, जो कि टूट जाता है, ब्रेक्स एट सी, जो कि सी से टूट जाता है, ठीक है,
एंड टचेस और टच करता है, क्या टच करता है, एंड टचेस ग्राउंड एट डी, एंड टचेस ग्राउंड एट डी, और डी पॉइंट पे वो ग्राउंड को टच करता है। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द ट्री। अभी ट्री कितना लंबा था देखो, तो पेड़ यहाँ पे और यहाँ पे, यही तो है ना, यही पेड़ तो ऐसे मुड़ गया ना यहाँ से, तो ये और ये अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा पूरा पेड़ मिल जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, ये हमें पता है 8 मीटर है, देखो हमारे पास गिवन है ना 8 मीटर, ये चीज़ तो 8 मीटर है, तो इसकी मदद से हम ये फाइंड कर लेंगे, है ना बच्चों, और इसी की मदद से ये भी फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखो ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस होता है। तो यहाँ पर देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है बच्चों। यहाँ पे साइन कॉस टेन होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हमारा 10 होता है, और 30 डिग्री तो हमारा क्या यूज हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, 10 30 डिग्री इक्वल टू, अब 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा, ये चीज़ जो हमारा बी डी है, और इधर क्या है बी सी। सो हम क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन में बी डी। ठीक है बच्चों, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो हमारे टेबल में जो हमारा 10 है और 30 होते हैं कितना, 1 अपॉन में √3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन में √3 बराबर में बी सी अपॉन में बी डी। ठीक है, सो बी सी की जगह पे बी सी लिख देंगे, और बी डी क्या हमारा बच्चों 8 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो बी सी बराबर आ जाएगा 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8 ही आ जाएगा। ठीक है, सो 8 और बी सी इंटू √3 क्या हो जाएगा √3, यानी कि बच्चों हमारे यहाँ पे √3 इंटू बी सी है, ये क्या है बच्चों √3 इंटू में बी सी बराबर में 8। तो यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, इस तरह डिवाइड हो जाएगा। सो 8 अपॉन में √3 आ गया, यानी कि बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 8 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आई है। अब यहाँ पे सी डी भी फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है। सो देखो हाइपोटेनस और बेस किस में यूज़ आता है, कॉस में यूज़ आता है। ठीक है, तो हम कॉस यूज़ कर सकते हैं, है ना बच्चों। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है और 30 डिग्री भी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे बच्चों कॉस 30 डिग्री। वो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस 30 डिग्री हमारा, यहाँ पे बी डी अपॉन में सी डी हो जाएगा। देखो बी डी अपॉन में सी डी, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, सो कॉस 30 कितना होता है बच्चों, अगर हम टेबल में देखें तो कॉस 30 डिग्री होता है हमारा √3/2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री √3/2 इक्वल टू बी डी। बी डी बच्चों देखो कितना है 8 मीटर, और सी डी हमें फाइंड करना है, तो सी डी लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो सी डी इंटू में क्या आ जाएगा, सी डी इंटू में √3 आ गया इक्वल टू में 8 2 16। सो यहाँ से बच्चों सी डी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कितना आएगा, देखो सी डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में इस तरह के डिवाइड में, सो 16 अपॉन में आ गया √3। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा बी सी आ गया 8 अपॉन में √3 और सी डी आ गया 16 अपॉन में √3। अब बच्चों देखो पेड़ हमें पूरा बताना पड़ेगा, यानी कि पेड़ को खड़ा करना पड़ेगा, तो हमें ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड कर देंगे, है ना। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट क्या होता है बच्चों ट्री का, दोनों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी सी प्लस में सी डी। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों 8 अपॉन में √3। ठीक है, और सी डी की वैल्यू क्या है 16 अपॉन में √3, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों √3 है नीचे में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 ही आ जाएगा, और 16 + 8 क्या हो जाएगा 24, यानी कि हमारा कितना आ गया बच्चों 24 अपॉन में √3। अब बच्चों आपको याद हुआ क्लास 9 से हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं, जब कभी भी डिनोमिनेटर में √3 आ जाए तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। सो 24 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3, यानी कि जो बेस में रहता है उसी को पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अब देखो क्या आ जाएगा हमारा 24 √3 आ गया आप मल्टीप्लाई हो गए, और √3 इंटू में √3 क्या हो जाएगा, देखो जब कभी भी रूट के अंदर में 2 वैल्यू होती है उनकी पेयर बन जाती है और पेयर बन के बाहर निकल जाता है। सो ये √3 में जो 2 है वो 1 बन जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 3, अब 3 1 3, 3 8 24, 8 टाइम्स कर दिया, तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 8√3 मीटर, यानी कि 8√3 मीटर हमारा जो था पेड़ का एक्चुअल हाइट था, टोटल हाइट था। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले हम इस बड़े ही से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter
and the inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? So बच्चों देखो इसमें मैं क्या बोला गया, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन इतना बड़ा था, मान लो मैं अगर लिख लेता तो मैं सॉल्व कहाँ करता, मेरे पास तो फ्रेम में जगह ही नहीं बची, इसलिए मैंने क्वेश्चन को फाड़ दिया। ठीक है बच्चों, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मैंने ये सॉल्यूशन निकाला इसका। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने वाली हैं। ठीक है, एक 5 साल के बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो जो 5 साल के बच्चों के लिए स्लाइड लगाएंगी वो 1.5 मीटर ऊंचा होगा और उसकी जो स्लाइड होगी वो बतानी है कितना होगा, और वो 30 डिग्री ग्राउंड से है। जो बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे वो 60 डिग्री होगा और उसकी जो हाइट होगी ऊंचाई वो 3 मीटर होगी। ठीक है, तो हमें बताने कि उसका स्लाइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, चलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बना लेता हूँ अपने मन से। ठीक है, वैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए बी इज़ द टॉप, ए बी इज़ द टॉप। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड को इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, इसका नाम ए दे दूँ, इसका नाम बी दे दूँ और यहाँ पे सी। देखो अगर मैं इस तरीके से स्लाइड बनाऊँ, फिसल पट्टी होती है ना जहाँ पे बैठती फिसल जाती है, जिसमें पैंट फट जाती है बच्चों की। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एंगल कितना बोला गया था हमें, 30 डिग्री। देखो एंगल क्या बोला गया हमारे पास, 30 डिग्री है ना, और हाइट कितनी 1.5 मीटर। सो हाइट आ गई हमारी 1.5 मीटर। ठीक है, जो कि ए बी हमारी टॉप है। सो यहाँ पर बच्चों ए सी क्या है, हमारी स्लाइड है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सी इज़ द स्लाइड, द स्लाइड। ए सी क्या है बच्चों, हमारी स्लाइड है। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चों, ये निकालना है। ठीक है, अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों, साइन होता है, और डिग्री कितनी है 30। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, साइन 30। सो साइन 30 बराबर में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर के यहाँ पर ए बी और हाइपोटेनियस के ए सी। सो ए बी अपॉन में ए सी आ जाएंगी, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है बच्चों, अब साइन 30 की वैल्यू देखो, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1/2 इक्वल टू में ए बी क्या 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, और ए सी हमें फाइंड करना है जो कि स्लाइड है। ठीक है, सो इंटू में 1 होगा तो ए सी आ गया यहाँ पे, 2 इंटू में 1.5 होगा जो कि आ जाएगा 1.5 इंटू में 2 जो कि हो जाएगा हमारा 3। यानी कि जो ए सी थी यानी कि स्लाइड की लेंथ तो कितनी आ गई हमारी 3 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों के लिए जो है वो 3 मीटर की स्लाइड बन रही है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे सेकंड लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, वैसे आपको फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या बोला गया था, जो हमारी हाइट होगी ना वो हाइट होगी हमारी 3 मीटर की। ठीक है, और 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो सेम ऐसा ही बना लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऐसा ही बना लिया। ठीक है, इस बार एंगल कितना होगा 60 डिग्री और हाइट कितनी यहाँ पर 3 मीटर। अब बताना है कि ये लेंथ क्या होगी स्लाइड का। ठीक है, तो सेम नाम इसका भी लिखता हूँ ए, और यहाँ पे बी लिख लिखता हूँ और यहाँ पे सी। तो ए बी हमारी टॉप हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ए बी इज़ द टॉप। सो ए बी क्या हमारी टॉप है। ठीक है, और यहाँ पे ए सी क्या है, स्लाइड है। सो ए सी लिख देंगे, ए सी इज़ द स्लाइड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, स्लाइड निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, साइन, और साथ में एंगल कितना 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर क्या ए बी और हाइपोटेनस क्या ए सी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है बच्चों, अब साइन 60 डिग्री, यहाँ पर देखो बच्चों साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 60 की जगह पे √3/2। ठीक है, इक्वल टू में ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है 3 और ए सी क्या है बच्चों, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ये बच्चों बी नहीं है कटा हुआ है। ठीक है, ए सी। सो ए सी हमें फाइंड करना है। सो ए सी इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी √2 में 3 इक्वल टू में 3 2 जा 6। अब बच्चों यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में इससे आगे डिवाइड हो जाएगा √3। और बच्चों देखो यहाँ पे फिर से नीचे आ चुका है रूट, और रूट को हम नीचे कभी छोड़ते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज में क्या करते हैं, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी को नीचे ही कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 √3 मल्टीप्लाई करके, और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ 3 बचेगा। कैसे, देखो जब कभी भी √3 में 2 पेयर बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो जब कभी भी 2 पेयर बन जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है, तो बाहर तो सिंगल आता है 3, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंगल 3 बन जाएगा। फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स भी कट गया। अब क्या बच गया यहाँ पर 2 √3 बच गया। यानी कि जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बन रही है उसकी स्लाइड की लेंथ कितनी होगी 2 √3 में 3 मीटर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे ए सी आ चुका है हमारा बड़े बच्चों के लिए 2 √3 मीटर, और छोटे बच्चों के लिए आ चुका है ए सी 3 मीटर।
ठीक है बच्चों, हमने फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड दोनों का कर लिया फाइन। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ समझ में, जो कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड किया था सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, इसका नाम मैंने ए और बी रख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ग्राउंड पे हो जो कि आप सी पॉइंट पे, ठीक है, आपने क्या किया, इस टावर को इस तरीके से देखा अपनी आंखों से, ठीक है, और यहाँ से आपने इसके फुट को भी देखा। तो आप यहाँ पे खड़े हो और ये टावर का फुट यानी कि पैर यानी कि निचला हिस्सा, आपके और टावर के बीच की दूरी जो है वो हमारी है 30 मीटर की, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें इसमें बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस हाइट बताना है इस टावर का जब यहाँ पे एंगल जो है देखने पे वो 30 डिग्री बने, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने कहा था जब भी आप ऊपर देखो वो एलिवेशन होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से ऊपर देख लो टावर को तो 30 डिग्री का एलिवेशन बनना है, ठीक है, तो हमें इसकी हाइट बता देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या यूज़ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थीटा ये थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर 10 यूज़ कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे कि ए बी हमारा क्या है, टावर, ठीक है, जो हमने लिया था नहीं ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी इज़ द टावर एंड सी इज़ 30 मीटर अवे। और बच्चों यहाँ से ये जो सी पॉइंट है ना, ये यहाँ से 30 मीटर दूर है, ठीक है, अवे फ्रॉम कहाँ से, फुट से है, तो अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों ए बी, और बेस क्या है बी सी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हम अपने टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो टेन 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी सी। सो देखो बच्चों ए बी टावर क्या है हमें पता करनी है। सो ए बी का ए बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी सी क्या 30 मीटर, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 इंटू 1 क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू ए बी इंटू √3 क्या हो जाएगा, ए बी √3। अब यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 30 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इस तरह की डिवाइड हो जाएगा। सो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, √3, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारी ये ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो बच्चों टावर की वैल्यू तो आ गई, बट यहाँ पे √ में नीचे 3 है, और नीचे 3 नहीं होना चाहिए, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलो इसको अब रैशनलाइज करते हैं। सो यहाँ पर देखो 30 अपॉन में √3 है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 30 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 30 √3, ठीक है, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 1 3 बच जाएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया। तो यहाँ पर सिंगल 3 आ जाएगा, फिर 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल हो गया, 1 और 0 आ गया यहाँ पे, यानी कि 1 और 0 10, तो 10 √3 आ गई हमारा टावर की हाइट, ठीक है बच्चों। तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 10 √3 मीटर, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन किया है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of that string assuming that there is no slack in the string. So देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बच्चों एक पतंग उड़ रही है, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या कि इस पतंग की जो स्ट्रिंग होती है इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे बांध दी गई है, ठीक है, और ये पतंग हमारी उड़ी जा रही है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है ना ग्राउंड से लेके, जैसे ये मान लो ये हमारी ग्राउंड है, तो यहाँ से लेके इसकी हाइट जो है ना, ये हाइट इसकी कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी स्ट्रिंग है ना, ऐसा बोला गया कि स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि ऐसे झुकावट नहीं है। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग ऐसे झुक जाती है, बट स्ट्रिंग ऐसे झुकी हुई नहीं है, स्ट्रिंग हमारी कैसी एकदम ऐसे स्ट्रेट है, ऐसा हमें मान लेना है। जब हम ऐसा मान लेते हो तो यहाँ पर हमारी एंगल कितनी बनती है, एंगल हमारी बनती है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें बताना चाहिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ किया वो कितनी लंबी होगी, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ कर लेंगे, है ना बच्चों, और इससे हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी सिंपल। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, फिर क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं नाम ले लूँ इसका, जैसे कि हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी इज द हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट। सो यहाँ पे बी सी क्या है बच्चों, देखो बी सी क्या है, हाइट है काइट की, ठीक है। और ए क्या है, जहाँ पे इसको बांधा गया है पतंग को, है ना। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग टाइट, यानी कि ए वो जगह पर है जहाँ पे स्ट्रिंग को बांध के छोड़ दिया गया है, ठीक है। और पतंग सीधा अपने उड़े जा रही है, उड़े जानी है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि झुकावट नहीं, स्ट्रिंग एकदम सीधी है, स्ट्रेट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे और ये हम निकाल लेंगे। तो 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 60। सो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। सो यहाँ पर बी सी अपॉन में ए सी आ जाएगा, है ना बच्चों। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो हमारे टेबल में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना बच्चों। सो यहाँ पर √3/2 ये हो गया, ठीक है। अब इसको टू में बी सी क्या है बच्चों, 60 मीटर। सो 60 मीटर अपॉन में ए सी जो कि हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर ए सी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ए सी इंटू √3 होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, ए सी √3 इक्वल टू में 60 इंटू 2 होते क्या हो जाएगा बच्चों, 120, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 120 अपॉन में √3, ये आ गई हमारी ए सी की वैल्यू। अब देखो बच्चों नीचे में क्या अंडर है, तो हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ऊपर अंडर से और नीचे भी अंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 120 √3 और नीचे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है बच्चों, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 से कैसे करेंगे, 3 1 3, 3 4 12, 4 टाइम्स में कट गया। सो बच्चों क्या आ गया हमारे यहाँ पे 4 और 0 40 √3, यानी कि 40 √3 मीटर लंबी हमारी काइट की स्ट्रिंग, काइट का धागा था, ठीक है बच्चों। सो अब लास्ट में एक लाइन लिख देना कि हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन और 5th आया हुआ अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चों, वो है हमारी 30 मीटर, ठीक है बच्चों। ये जिस हमें पूरा गिवन है 30 मीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हमारे पास कि एक 1.5 मीटर का बॉय है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर, ठीक है। ये आगे बढ़ता है, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे खड़ा था ना, तो यहाँ से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। फिर वो थोड़ा आगे चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से जब वो बिल्डिंग को देखता है तो उसका एंगल कितना बनता है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है तो हमें बताना कि यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गया ना, तो कितनी दूरी उसने चली, यानी कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमें बताना है। तो चलो नाम भी लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम ए ले लिया, ठीक है। ये चीज़ हमारा बी हो जाएगा जो कि बिल्डिंग है नीचे तक, ठीक है। ये एफ है और यहाँ पे ई ले सकते हैं और ये डी, और ये जहाँ बंदा खड़ा है उसको सी ले लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने नेमिंग ले ली। अब इसके बाद देखो बच्चों हमें बताना कैसे है, देखो हमें ये डिस्टेंस बताना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से डी से एफ तक निकाल लेंगे, ठीक है। फिर डी एफ में से हम ई एफ को माइनस कर देंगे। सो ये हमारा डी ई बच जाएगा जितना वो चलता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वरना मैं क्वेश्चन समझा दूंगा और सॉल्यूशन भी नहीं करवाऊंगा। सो देखो सबसे पहले हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी पड़ेगी। बिल्डिंग की हाइट, अभी तो आप बोलोगे कि अभी तो बताया कि यहाँ पर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। हाँ मैं मानता हूँ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बट ये बंदा भी तो यहाँ पे 1.5 मीटर का है ना बच्चों। ये भी तो हमारा 1.5 मीटर का है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, तभी तो एंगल बन रहा है ना। तो यानी कि ए एफ यानी कि बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी नई हाइट। सो ए एफ आप कैसे निकाल लेंगे, ये जो ए बी है, ए बी में से माइनस कर देंगे ये जो इसकी हाइट है ना बच्चों। सो यहाँ पर देखो ए बी कितनी है 30, सो 30 माइनस में ये जो बॉय है इसकी हाइट जो कि है 1.5 मीटर। सो इसको माइनस कर दी तो हमारा आ जाएगा बच्चों 28.5 मीटर। यानी कि अब जो हमारी ए एफ की हाइट आई है वो कितनी आई है बच्चों, 28.5 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये इसकी हाइट है और हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इतना माइनस कर देंगे और ये जो 28.5 मीटर है ये आ जाएगी हमारी नई बिल्डिंग की हाइट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सबसे पहले हम बच्चों ट्रायंगल लेंगे ए ई एफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन
तो ये तो हमें पता है 28.5 मीटर है, ये इतना है ना बच्चों। तो यहाँ पर 10 यूज़ हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 60 है तो 10 60, सो 10 60 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर देखो बच्चों यहाँ पे कितना है ए एफ, और बेस कितना है हमारा एफ ई, सो ए एफ अपॉन में हमारा एफ ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, √3 इक्वल टू में ए एफ अपॉन में एफ ई। ए एफ क्या हो जाएगा 28.5, सो 28.5 अपॉन में एफ ई। एफ ई हमें फाइंड करना है, सो यहाँ पर क्या लिख लेंगे एफ ई। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी है तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ से बच्चों एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ई इंटू में क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू में 28.5, सेम का सेम रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो यहाँ से बच्चों एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एफ ई बराबर में क्या आ जाएगा 28.5, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ पर एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ये आ जाएगी हमारी एफ ई की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आ चुकी है हमारी एफ ई की वैल्यू। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो ट्रायंगल हमारा ए डी एफ है इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी एफ, सो ए डी एफ में भी देखो अच्छा 60 डिग्री है और यहाँ पर 28.5 है तो 10 लग जाएगा, 10 30 डिग्री है ना। सो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा ए एफ अपॉन में यहाँ पर डी एफ, सो ए एफ अपॉन में डी एफ। सो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बराबर में ए एफ यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 28.5, सो 28.5 अपॉन में डी एफ ही तो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा डी एफ, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 28.5 इंटू में √3, सो 28.5 इंटू में √3। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी डी एफ की हाइट। सो बच्चों अब देखो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना था डी ई को हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो अगर हमें डी ई निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल डी एफ टोटल है तो लिखेंगे डी एफ में से माइनस कर देंगे ये ई एफ, और ई एफ हमारा कितना आया था यहाँ पे देखो। सो पहले लिख लेते हैं ई एफ या एफ ई इक्वल है। ठीक है, सो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एफ आया हमारा कितना बच्चों 28.5 √3, इसमें से माइनस कर देंगे 28.5 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, बस अब इसको माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अपॉन में 1 ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं। ठीक है, सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों √3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो √3 है और यहाँ पर भी √3 है, जब भी दो √3 एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो सिंगल 3 बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर 28.5 इंटू में सिंगल 3 आ जाएगा। सो 28.5 इंटू में 3 आ गया। ठीक है, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये सॉरी ऐसे आ जाएगा 28.5। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो 28.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 85.5, फिर माइनस में 28.5, सो 28.5 अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है बच्चों, ये आ चुका है। अब 85.5 में से माइनस कर देंगे 28.5 तो हमारा आ जाएगा बच्चों 57 अपॉन में √3। अब बच्चों यहाँ पर देखो फिर से √3 नीचे, हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 57 √3 अपॉन में √3 जब भी दो √, एक साथ होता है तो एक 3 बन जाता है। सो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 19 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब हमारा लास्ट में आंसर कितना गया बच्चों, आंसर आ गया 19 √3। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि ये बॉय जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करता है वो 19 √3 मीटर तक ट्रैवल करता है। यानी कि हमारा डी ई कितना आ गया 19 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आया होगा अच्छे से समझ। क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हमारे पास एक 20 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, 20 मीटर हाइट वाली एक बिल्डिंग है। ठीक है बच्चों, इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है। आपने देखा होगा ना किसी घरों पे टावर लगा होता है, तो वैसे यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से जब यहाँ पे देखा जाता है जहाँ पे टावर लगा हुआ है यानी कि बिल्डिंग की टॉप मोस्ट
जगह, मतलब जहाँ पे टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल बनता है ये बनता है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। और फिर जब वहाँ पे टावर को देखा जाता है, टावर सबसे ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर ही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये पूरा वो बनता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है कि टावर कितनी लंबी लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम A, B, C और D रख लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है, इस टावर की हाइट। तो क्या बता सकते हैं, सबसे सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ से BD निकाल लेंगे और BD में से ये C भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास DC बच जाएगा, जो कि हाइट हो जाएगी टावर की, है ना बच्चों। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम पहले इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हम लेंगे ABC ट्रायंगल, ABC, या एक सबसे पहले ये ABC ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हमने ABC ट्रायंगल लिया है। ABC में देखो 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 20 मीटर है, और ये 10 की मदद से हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं AB, है ना। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चों BC अपॉन में AB। सो यहाँ पे BC अपॉन में AB आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और 10 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की देखो बच्चों हमारे पे 1 वैल्यू होती है। सो 10 45 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू में BC क्या है बच्चों 20 मीटर। सो 20 मीटर अपॉन में AB आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, AB इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों देखो AB की वैल्यू 20 मीटर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये किस में आता है हमारे, देखो ABD इस वाले ट्रायंगल में आता है, ठीक है। तो हम अब ABD ट्रायंगल को लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD, अब ABD ट्रायंगल में देखो बच्चों 10 60 लग रहा है ना, क्योंकि हमें ये तो पता ही है, तो इसकी मदद से हम ये पूरा फाइंड कर लेंगे, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पता है, अब परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। सो यहाँ पर 10 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर DB अपॉन में BA। सो DB अपॉन में BA हो जाएगा, ठीक है। सो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो यहाँ पे 10 60 की वैल्यू होती है √3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 इक्वल टू में DB अपॉन AB। सो AB की वैल्यू कितनी है 20 और DB की वैल्यू DB है, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इसके नीचे अगर मैं 1 लिख लूँ तो यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 √3 इक्वल टू में DB इंटू 1 क्या हो जाएगा DB, यानी कि DB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 √3, और यहाँ पे AB की वैल्यू 20 मीटर आई थी, जो कि हमने नीचे यूज़ किया। अब बच्चों हमें ये CD फाइंड करना है, और हम CD को कैसे फाइंड कर सकते हैं देखो। सो बच्चों अगर हमें यहाँ पे ये CD फाइंड करना है, यानी कि टावर की हाइट, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये जो पूरा ये DB है, DB में से अगर हम माइनस कर देंगे यहाँ BC को, ठीक है, तो आ जाएगा। सो DB में से माइनस कर देंगे BC को, DB कितना आया था बच्चों 20 √3 माइनस कर देंगे BC क्या है बच्चों 20, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो पहले देखो 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन ले लो। सो 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे √3 और यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस में, ठीक है। तो हमारा CD यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना है 20 इंटू में √3 माइनस में 1, ठीक है बच्चों। इतना मीटर आ जाएगा हमारी टावर की हाइट, ठीक है बच्चों। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले तो पेडेस्टल क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी एक मूर्ति है, ठीक है। ये क्या है, एक मूर्ति बनी हुई है। अब ये मूर्ति किसी चीज़ के ऊपर बनी होगी ना, तो जो चीज़ है ना इसको क्या कहेंगे पेडेस्टल कहेंगे, ठीक है बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है, जब हम यहाँ पे मूर्ति के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल कितना बनता है, हमारा एंगल बनता है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। और फिर जब हम यहीं से खड़े होके यहाँ पे पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल कितना बनता है बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। अब पहले नाम लिख लेते हैं, जैसे हमारा A, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा B, ये C और ये D। अब देखो बच्चों हमें बताना है कि पेडेस्टल जो है ना ये चीज़ इसकी हाइट कितनी है, तो कैसे बताएंगे। सबसे सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से B से लेके D तक फाइंड कर लेंगे और फिर से CD को माइनस कर देंगे तो हमारा BC बच जाएगा, जो कि पेडेस्टल की हाइट हो जाएगी, है ना बच्चों। यहाँ पर देखो मूर्ति है ना, यानी कि स्टैच्यू है,
और स्टैचू कितने 1.6 मीटर टॉल है, तो स्टैचू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1.6 मीटर टॉल। ठीक है बच्चों। सो पहले बच्चों क्या करेंगे, ट्रायंगल लेके ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो सॉल्यूशन बच्चों कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ए बी सी ट्रायंगल में ये निकालना है, ठीक है। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने, और ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 और 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन में ए बी। सो बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, देखो यहाँ पे। तो 10 45 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 है, तो 10 45 से यहाँ पे 1 आ गया। 1 इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी आ गया। और इसके नीचे अगर हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी बराबर में ए सी आ जाएगा। देखो बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा बी सी, और ए बी इंटू 1 क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि हमारा बी सी बराबर में ए बी आ गया। इसको क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप ट्रायंगल लेके ए बी डी, देखो ट्रायंगल ए बी डी, पहले हमने ये छोटा ट्रायंगल लिया, अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे जिसमें 60 डिग्री है, ठीक है। और इसमें भी हम 10 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। हमने ए बी डी ट्रायंगल लिया, इसमें हमने 1060 यूज़ किया है। 1060 क्या से बच्चे हम देखो बी सी प्लस में सी डी, है ना, दो चीज़ है। सो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे बी सी प्लस में सी डी अपॉन में ए बी जो कि बेस है अपॉन में ए बी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों 1060 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यहाँ पर देखो अगर, तो 10 ये है हमारी, 60 है, तो 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों √3 1060 की वैल्यू बराबर में बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। बी सी की जगह पे बी सी आ जाएगा, फिर प्लस में सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 मीटर, ठीक है बच्चों। और अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पर बी सी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये क्या आ जाएगा बी सी प्लस में 1.6 इक्वल टू में बी सी इंटू √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बी सी √3। अगर बच्चों हम यहाँ से बी सी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी बी सी, अगर मैं इस बी सी को इस तरफ भेज दूँ क्या आ जाएगा 1.6 इक्वल टू बी सी √3। यहाँ पे बी सी प्लस में, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में बी सी, ठीक है। तो देखो बच्चों 1.6 इक्वल टू, यहाँ पर भी बी सी, यहाँ पर भी बी सी है, तो दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ बी सी को कॉमन ले सकता हूँ। सो अगर मैंने बी सी को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे √3, और यहाँ पे बी सी बाहर आएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं बी सी की वैल्यू फाइंड करूँ तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा 1.6, और ये √3 माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस तरह क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो √3 माइनस 1 ये चीज़ आ गया, यानी हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आ गई हमारी बी सी की वैल्यू। और हमारे बी सी क्या है पेडेस्टल की हाइट है, ये चीज़ है ना बच्चों। बट यहाँ पर बच्चों आप देखो तो नीचे में अंडर है, और नीचे में अंडर होना नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे एसनलाइज कर देते हैं। तो चलो बच्चों इसको करते हैं एसनलाइज। सो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, फिर यहाँ पे इसी को क्या करते हैं ऊपर और नीचे लिख देते हैं √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, हम बस क्या करते हैं साइड को चेंज कर देते हैं। अब बच्चों उसके बाद देखो 1.6 इंटू में क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई होते ही नीचे में देखो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखो बच्चों 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में, यहाँ पर देखो स्क्वायर से √ कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है बच्चों। 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से बच जाएगा कितना बचेगा बच्चों 2। सो बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और अपॉन में 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो बच्चों 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1.6 को कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि ये चीज़ जो आया हमारा ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, यानी कि यही है हमारा पेडेस्टल की हाइट, क्योंकि मैं फाइंड रहा था ना फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, और यही आ चुका है बच्चों हमारी हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सॉल्यूशन आएगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। पहले तो यहाँ पर क्या है, एक हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। अब आप इस बिल्डिंग पे चढ़े हुए हो यहाँ पे, ठीक है। आपके सामने में क्या है, यहाँ पर एक टावर है, ठीक है। मतलब आपका दोस्त टावर पर भी है, ठीक है। आप यहाँ पर हो, ठीक है। और अब यहाँ से क्या करते हो, टावर के फुट को देखते हो, यानी कि पैर को देखते हो, यानी सबसे फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर को। आपने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पर आपको एंगल दिखा 30 डिग्री का, मतलब कि एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, ठीक है। फिर आपका दोस्त टावर पे था, उसने जब आपकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर यानी कि देखा उसके फुट को, तो उसको एंगल दिखा 60 डिग्री का, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपके दोस्त ने आपको कॉल पे बताई थी। अब इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर जब नाम लिखें, जैसे कि ए, ये बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर एक और चीज़ आपके दोस्त ने बताई है, क्या, यानी ये क्वेश्चन में गिवन है कि टावर की हाइट 50 मीटर है। सो ये हमारी हाइट है टावर की 50 मीटर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट बिल्डिंग की। ये जो हमारी बिल्डिंग है इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हाइट इसकी फाइंड, देखो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे ना, ट्रायंगल ले लेंगे। जैसे कि ट्रायंगल लेंगे पहले ए बी डी, इसमें ये टावर है ना, टावर वाले ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब बच्चों ए बी डी ट्रायंगल में देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, हम यहाँ से बेस फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करेंगे और कितना होता है 10 होता है, और यहाँ पर एंगल कितना है 60 है, तो 10 60 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 10 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी डी। सो ए बी अपॉन में बी डी, सो 10 60। सो बच्चों यहाँ पर देखो 10 60 की वैल्यू कितनी है, √3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी डी। ए बी की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन में बी डी। सो यहाँ पर मैं बी डी को बी डी लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं बी डी को सॉल्व करूँ, बी डी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, बी डी को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी डी इंटू में √3 इक्वल टू में 50। सो यहाँ से बच्चों बी डी की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में √3, ये आ जाएंगी, है ना बच्चों। बी डी की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में √3, क्योंकि देखो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में था, इस तरह आगे डिवाइड में हो गया 50 के नीचे, ठीक है। ये आ गई हमारी बी डी की वैल्यू। अब बच्चों ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल सी डी बी। सो यहाँ पर मैं बच्चों क्या लिखता हूँ, इन ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी। अब सी डी बी ट्रायंगल में देखो बच्चों यहाँ पर भी 30 डिग्री बन रहा है, और ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। बेस तो हमें पता चल ही गया क्योंकि हमने इसमें फाइंड किया हमने बी डी में, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे फाइंड, और यही हमारी बी डी की हाइट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, 10 30 इन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। सो यहाँ पर 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों देखो सी डी अपॉन में बी डी, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो यहाँ पर 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में सी डी अपॉन में बी डी। सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर सी डी आ गया, और बी डी की वैल्यू यहाँ पर देखो बच्चों क्या है 50 √3, जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ पर सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी डी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी डी इक्वल टू में यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में √3, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 50 इंटू में √3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ 3 आ जाएगा, क्योंकि √ के अंदर जैसे इन दो सेम वैल्यू आती है, एक का पेयर बन के बाहर आ जाता है। फिर 50 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 50, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या गया हमारा 50 अपॉन में 3 मीटर। अगर बच्चों हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा, आपको मिक्स्ड में चेंज करना है तो आता ही होगा। तो चलो मैं इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपका आंसर मैच हो सके। सो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 50 है, ठीक है, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है बच्चों। अब 6 टाइम्स आएगा 3 6 जा 18, सो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। अब देखो बच्चों हम मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं QRD, ये लिखते हैं कोसेंट रिमाइंडर डिवाइडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले कोसेंट क्या हमारा 16, सो 16 आ गया। फिर रिमाइंडर 2 बचा है और डिवाइडेंट क्या है 3, सो यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पर देखो 16 होल 2/3 मीटर, ये आ गया बच्चों हमारी बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, द
height of building is 16.2 by 3 मीटर। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन पूरा आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 10। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड्स which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of point from the poles. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि ये हमारी पोल है, ठीक है, और ये भी हमारी पोल है, ठीक है। इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है, और बीच में से रोड जा रही है, ठीक है। रोड के किनारे पोल्स होती है ना, तो वैसे ये दोनों पोल्स हैं, दोनों की हाइट सेम है, तो मैं दोनों की हाइट एच ही ले लेता हूँ, यानी कि सेम हाइट। हमें नहीं पता कितनी हाइट है, बट दोनों की हाइट सेम है। अब रोड है, ठीक है, तो रोड में कहीं भी एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, जब आप ऊपर देखते हो ना इस वाले को, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और फिर आप यहीं पे खड़े हो, जब इधर देखते हो इस तरफ, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे हमारी एंगल बन रही है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। रोड की विड्थ कितनी की बना हमारे पास 80। अगर मैं इसको x मान लूँ और ये पूरा 80 है, तो ये इतना सा क्या आ जाएगा हमारा 80 माइनस x आ जाएगा, है ना बच्चों। देखो ये पूरा कितना था 80 था, मैंने अगर इतने को x मान लिया तो बचा हुआ क्या, x पार्ट घटा दो 80 में से, तो वही तो बचेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर क्या गया 80 माइनस x और ये आ गया हमारा x, ठीक है बच्चों। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हाइट है दोनों पॉइंट्स की, ठीक है। अगर मैं इसका नाम ए, यहाँ पे बी, सी और डी रख लूँ, तो सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें क्या क्या फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो हमें हाइट निकालनी है पोल्स की, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। और साथ में जो पॉइंट है ना, यहाँ से डिस्टेंस बताना है कि ये कितना डिस्टेंस होगा और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है वैसे तो। देखो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम लिख देंगे जो जो यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे लेट ए बी एंड डी सी आर पोल्स। ए बी हमारा और डी सी क्या है, ए बी और डी सी हमारा पोल है, ठीक है। विद हाइट एच, विद हाइट एच, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, एच है, यानी कि सेम है। अब इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं ई पॉइंट ले लूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डी सी ई। सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल डी सी ई। तो डी सी ट्रायंगल में देखो बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर है जबकि हाइट है, और ये हमारा क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 और 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 10 60। सो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या बच्चों एच यानी कि हाइट, और बेस क्या है एक्स यानी कि एच अपॉन में एक्स। सो एच अपॉन में एक्स, ठीक है। सो 10 60। सो यहाँ पर देखो बच्चों 10 60 की वैल्यू क्या है √3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों √3 इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूँ तो x इस तरह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इंटू में √3 बराबर में h आ जाएगा, यानी कि ये आ गई हमारी h की वैल्यू, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बच्चों आपको ट्रायंगल लेना है ए बी ई, ये वाला ए बी ई। सो पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली, अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बच्चों इन ट्रायंगल ए बी ई। अब हमने ए बी ई ट्रायंगल लिया है, ए बी ई ट्रायंगल में भी देखो बच्चों ये हमारी हाइट है, ये बेस है, तो 10 यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 30 डिग्री। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 10 30 डिग्री इक्वल टू में ये बच्चों 30, 10 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या बच्चों देखो एक्स यानी कि हाइट, और बेस क्या बच्चों 80 माइनस एक्स। सो यहाँ पे क्या जाएगा 80 माइनस एक्स। सो बच्चों देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 10 30 क्या होता है हमारा 1 अपॉन में √3। सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में एच अपॉन में 80 माइनस एक्स। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर h की वैल्यू तो हमें पता है x इंटू में √3, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में h की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चे देखो x इंटू में √3 अपॉन में क्या है यहाँ पर 80 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो 80 माइनस एक्स को जो वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 80 माइनस एक्स इक्वल टू में यहाँ पर देखो जो √3 है, यहाँ पर भी √3 है,
तो जब भी √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2 3 आ जाएगा अगर एक अंडर के अंदर, तो सिंगल 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल 3 और साथ में x यानी कि 3x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे। देखो -x है, इस तरफ जाके हो जाएगा +में x। सो 80 इस वर्ड में इस तरफ जाके +1 हो जाएगा, ये x इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 4x आ जाएगा। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 80/4, और 80/4 कितना होता है बच्चों 20, 4 1 4, 4 2 8, 2 और 0 20। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर 20, यानी कि x तो आ गई हमारी 20 मीटर। यानी ये जो हमारा x था ना, ये वाला चीज़, ये कितना आ गया हमारा 20 मीटर। अब बच्चों हमें इसमें क्या क्या बताया था वो चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो बच्चों, इसमें हमें बताया सिंपल तो हाइट ऑफ द पोल है ना। सो यहाँ पर लिखता हूँ हाइट ऑफ पोल्स। तो सबसे पहले यही फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ पोल्स। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये h है, h यानी कि हाइट। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ, x के बच्चों यहाँ पर 20, सो ये क्या आ जाएगा 20 √3 है ना। सो हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ गई बच्चों हमारी 20 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ पोल्स 20 √3 मीटर। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना, यानी इस पॉइंट से इधर का डिस्टेंस और इससे इधर का डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो b से लेके e तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b से लेके e तक का, यहाँ पर क्या 80 - x, 80 - x है, x की वैल्यू 20 है। सो 80 में से 20 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 60 मीटर, यानी कि PE कितना आ गया 60 मीटर। अब हमें ये EC भी बताना है। सो EC कितनी आ जाएगी, XC है और x की वैल्यू क्या है हमारी 20 मीटर। सो EC कितनी आ गया बच्चों 20 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो हमें इसमें 3 चीज़ फाइंड करनी थी। पहला हाइट ऑफ द पोल्स जो कि आ गया 20 √3 मीटर, जो कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके निकाल ली। ठीक है, उसके बाद हमें ये जो पॉइंट है यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ की डिस्टेंस बताया था, तो इस तरफ आ गया BE हमारा 80 - x जो कि 60 मीटर, और यहाँ पे EC जो कि x है जो कि आ गया हमारा 20 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 11। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A TV tower stands vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the point of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. So बच्चों देखो इसमें क्या बोलेंगे, देखो एक यहाँ पे टीवी टावर खड़ा है इस तरीके से। ठीक है, टीवी टावर क्या होता है, आप मान लो एक तरह का टावर ही है। ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह का रिवर है। ठीक है, सो रिवर के बैंक से यानी कि किनारे से एक जगह से जब टीवी टावर को देखा जाता है, ठीक है, इस तरीके इसकी हाइट को जब देखा जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है बच्चों, वो होती है हमारी 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद इसी लाइन पे 20 मीटर आगे जाके जब यहाँ से इसको देखा जाता है, यहाँ से जब ये देखा जाता है तो इसकी एंगल बनती है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ 20 मीटर आगे जाके ये कितना हमारा 20 मीटर है, यहाँ से थोड़ी आगे जाके जब हम देखते हैं तो इसकी एंगल बनती है 60 डिग्री एलिवेशन की, यानी कि ऊपर देखने की। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, तो उस पर तो विड्थ बतानी है और हाइट बतानी है टावर की, यानी कि इस कैनाल यानी कि ये जो हमारी नदी है जहाँ पे पानी बह रही है, यहाँ पे इसकी कैनाल की विड्थ कितनी है, ठीक है, ये हमें बतानी है और साथ में इसकी हाइट बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले तो हम राइट कर लेंगे, जो इसकी हाइट है उसको h और जो यहाँ पर विड्थ है उसको x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले तो a और यहाँ पर लिख लेते हैं हम b, ये पॉइंट लेते हैं c और ये हमारा d पॉइंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर। हमने टावर की हाइट क्या लिया बच्चों h, फिर बोलते वी h, हमने h लिया। ठीक है, और विड्थ ऑफ द कैनल क्या लिया हमने x, फॉर्मूला पे क्या लिख देंगे एंड द विड्थ ऑफ कैनल बी x, और हमने विड्थ लिया है कैनल का जो कि x है। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ABC, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल देखो 10 लग रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 60 डिग्री यानी कि 10 60। सो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बच्चों 10 60 डिग्री इस टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है पर h और बेस है x।
सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर एच और बेस है एक्स, यानी कि एच अपॉन में एक्स। ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चों बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, √3 इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स। ठीक है। सो यहाँ पर एच अपॉन में एक्स जब इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स इंटू में √3 बराबर में एच, यानी कि हमारी एच की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक्स इंटू में √3, और इसको मान लेंगे अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बच्चों ट्रायंगल लेंगे ये ABD। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखो यहाँ पर भी 10 यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों 10 और एंगल कितना 30। सो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पे देखो एच, सो एच अपॉन में बेस क्या देखो एक्स और साथ में 20 मीटर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस में 20। 10 30 की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पर देखो 10 30 की वैल्यू है 1 अपॉन में √3। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स प्लस 20। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एच है ये, और एच की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी एक्स इंटू में √3। सो यहाँ पर ये पुट कर देंगे। सो 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में एक्स इंटू में √3 अपॉन में एक्स प्लस 20। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड कर दी, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब इसके बाद एक्स प्लस 20 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स प्लस 20 इक्वल टू में, अब √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है। जब √3 दो मल्टीप्लाई होता है सेम डिजिट का, यानी कि बेस जब बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 3x। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में, 3 में से एक एक्स आ जाएगा 2x बचेगा। सो 20 इक्वल टू 2x। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 इससे मल्टीप्लाई में, इससे बाकी डिवाइड में, 2 से 20 के डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 आ गई है। और हाइट है ना, हाइट में x की वैल्यू पुट करके इस टीवी टावर की हाइट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ टीवी टावर। देखो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या थी, एच इक्वल टू में एक्स इंटू में √3। सो √3 इंटू में एक्स, आप √3 इंटू में एक्स लिखो या फिर एक्स इंटू में √3 सेम ही है। ठीक है। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो एच इंटू में √3 इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है 10। सो 10 इंटू √3 क्या आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें जो विड्थ फाइंड करनी थी, चौड़ाई फाइंड करनी थी एक्स, वो आ गया हमारा कितना, यहाँ पर देखो 10 मीटर। ठीक है। और जो यहाँ पर हाइट फाइंड करनी थी वो आ गई हमारी 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कि किस तरीके से किया हमने इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया है, आप यहाँ पे क्या हो एक बिल्डिंग पर चढ़े हुए हो। ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट है बच्चों 7 मीटर। ठीक है। आप यहाँ पर हो। ठीक है। और आपके सामने में एक बड़ा सा टावर है। आपने सबसे पहले टावर की ऊपर देखा, यानी कि टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी कि हाइट को देखा। ठीक है। तो जब देख रहे थे तो ये क्या होता है बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो आप ऊपर देख रहे थे तो आपका एलिवेशन हुआ। तो एलिवेशन जब हुआ तो यहाँ पर एंगल बन रहा था बच्चों 60 डिग्री। ठीक है। फिर आपने यहीं पे बैठे बैठे क्या किया, टावर की फुट को भी देखा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर को। ये जब आपने देखा बच्चों तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसके नीचे क्या बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपका यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है बच्चों वो बनता है हमारा 45 डिग्री का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें सिर्फ बताना क्या है, आप जो टावर देख रहे थे ना इसकी हाइट बतानी है आपको। ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है। और इस पॉइंट को ई ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमें बच्चों इस टावर की हाइट बतानी है, तो कैसे बताएंगे बच्चों, बहुत ईजी है, देखो सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों लेट ए बी इज बेयरिंग। ठीक है बच्चों, ये ए बी क्या हमारी बेयरिंग है एंड सी डी इज टावर, और सी डी क्या बच्चों टावर है। ए बी हमारी बिल्डिंग है और सी डी यहाँ पर टावर है। ठीक है। अब सबसे पहले ये ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए ट्रायंगल ए बी सी।
ABC में देखो बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज हो जाएगा। बट एंगल किधर है एंगल देखो, यहाँ पर देखो ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में बताया था, यहाँ पर ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 10 45 यूज हो जाएगा। सो 10 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है BC। सो 7 अपॉन में बेस है हमारा BC, ठीक है। सो 10 45 डिग्री, यहाँ पर देखो जो 10 है और 10 45 डिग्री है 1, ठीक है। सो यहाँ पर 10 45 डिग्री 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 अपॉन में BC। सो BC यहाँ पर अगर मैं 1 ले लूँ तो BC इंटू 1 हो जाएगा BC, और 7 इंटू 1 हो जाएगा 7। सो यहाँ से बच्चों BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आ गई हमारी BC की वैल्यू। अब बच्चों इसके बाद अब हम ट्रायंगल लेंगे AED, ये वाला AED, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल AED। अब AED ट्रायंगल पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये DE हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये हमारा कितना है BC 7, तो ऊपर हवा में भी 7 ही होगा ना, तो ये भी आ गया हमारा 7 यहाँ से यहाँ तक। सो परपेंडिकुलर आ जाएगा DE और बेस आ जाएगा 7। सो हमारा 10 60 डिग्री आएगा बच्चों, 10 60 डिग्री आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या बच्चों DE अपॉन में बेस क्या है 7। सो 10 60, सो 10 60 डिग्री आएगा अंडर रूट में 3। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 3 इक्वल टू DE अपॉन में 7। सो DE अपॉन में 7। सो यहाँ से अगर हम बच्चों DE की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 7 इंटू अंडर रूट में 3 क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट में 3, और DE इंटू 1 हो जाएगा DE। सो हमारी DE की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों। ये आ गई हमारी DE की वैल्यू। देखो बच्चों ये आ चुका हमारा 7 मीटर। कैसे, ये तुमने फाइंड नहीं किया, देखो ये अगर 7 है तो ये भी तो हमारा 7 ही होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये आ चुका है 7 और हमारा DE आ चुका है यहाँ पर 7 अंडर रूट में 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये टावर की हाइट आ जाएगी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अगर हमें टावर की हाइट बताने तो क्या हो जाएगा बच्चों CE प्लस में ED। सो CE प्लस में ED ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो CE की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस में ED की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस में √ 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 7 यहाँ पर भी 7 है, दोनों में से अगर 7 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 7 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ पर 7 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर बच्चों लास्ट में आएंगे 7 इंटू में 1 प्लस में अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है बच्चों। यानी कि ये आ चुकी है हमारी हाइट ऑफ द टावर जो कि हमें फाइंड करनी होती, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 13, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री if one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse while the distance between the two ships। so बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, आपने कभी लाइट हाउस देखा है? चलो मैंने भी नहीं देखा है वैसे तो, बट एज्यूम करूँ कि हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस बच्चों वैसे होता क्या है, वो पानी के बीच में होता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है, चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस का काम क्या है, शिप को रास्ता दिखाना। हाँ, यहाँ से बड़ी बड़ी सी लाइट्स जलती रहती इधर उधर हर जगह पर, ठीक है। शिप को यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो, यहाँ से वहाँ, सब काम लाइट हाउस करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे नीचे में 2 शिप दिखी, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, ठीक है। और ये आपका क्या है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप शिप को देख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने पहली शिप को देखी, ठीक है, आपने पहले शिप को देखी तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो बच्चों ये जब यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 30 ही बनेगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं ना। अब जैसे आपने दूसरी शिप को देखा, यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे सब आपको दूसरी शिप दिखी, ठीक है, तो उसका जो आपको दिख रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन वो दिख रहा था आपको यहाँ पे 45 डिग्री का, ठीक है। अब ये 45 डिग्री था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये और ये आपस में सेम होते हैं, ठीक है। और हमारी लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें बताना क्या है, यहाँ पर एक हमारी शिप है
और एक सिप हमारी यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा हुआ है ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका नाम ए बी सी और डी इस तरीके से रख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जो जो हमने यहाँ पर लेट किया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं लेट ए बी इज द लाइट हाउस, ए बी इज द लाइट हाउस। ए बी क्या है बच्चों? हमारा लाइट हाउस है। उसके बाद सी एंड डी क्या है? यहाँ पर सी और डी क्या है? शिप्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंड सी एंड डी आर द शिप्स। तो सी एंड डी के बच्चों यहाँ पर शिप्स हैं, ठीक है। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल लेंगे ए बी सी सबसे पहले। तो यहाँ पर बच्चों में लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 होता है ना। और 45 डिग्री थी, 10 45 यूज हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 10 45 डिग्री इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी सी। ए बी क्या है? 75, बी सी क्या है? बी सी। सो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 75 अपॉन में बी सी। और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? देखो 10 ही है और 45 ये है, यानी कि 1। सो 10 45 1 इक्वल टू में 75 अपॉन में बी सी आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? वो आ जाएगी 75 मीटर। यानी कि ये जो हमारी बी सी है ये वाली चीज़ ये कितनी है? 75 मीटर है। यानी कि ये भी 75 ये भी 75, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे? अब ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला ए बी डी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों क्या? इन ट्रायंगल ए बी डी। सो ए बी डी ट्रायंगल में देखो बच्चों यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। सो ए बी अपॉन में बी डी आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा? tan 30 के। सो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 30 डिग्री, ठीक है। सो ए बी अपॉन में बी डी, ए बी क्या है? 75 अपॉन में बी डी। सो देखो ये बी डी है, ठीक है। बी सी तो 75 है। अब ये तो हमें पता नहीं है तो क्या करें? इसको हम सी डी लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 75 प्लस में सी डी। सो 75 प्लस में सी डी इक्वल टू 10 30। सो यहाँ पर देखो बच्चों 10 30 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में √3। सो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? 1 अपॉन में √3, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पे 75 को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? 5 √3। और यहाँ पे 75 प्लस सी डी इस तरह मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 से तो आ जाएगा 75 प्लस सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे 75 प्लस में इस तरह क्या हो जाएगा? माइनस में। सो 75 √3 माइनस में 75 इक्वल टू में सी डी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर भी 75 है, यहाँ पर भी 75 है। दोनों में से क्या करेंगे? 75 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 75 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 माइनस में 1, क्योंकि 75 तो बाहर आ चुका है, ठीक है। इक्वल टू में सी डी आ जाएगा। यानी कि ये जो सी डी था, यानी कि ये डी सिप और सी सिप के बीच का जो डिस्टेंस था वो आ गया हमारा 75 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आ चुका है हमारा इन दोनों सिप्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम बच्चों लिख भी सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या था? वो था हमारा बच्चों 75 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 14। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces at 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। जैसे यहाँ पर एक गुब्बारा था, ठीक है, जो कि उड़ रहा था, ठीक है। एक लड़की थी यहाँ पे, इसने इस गुब्बारे को उड़ते हुए देखा। तो बच्चों इस लड़की ने जो इस गुब्बारे को उड़ते हुए देखा ना, तभी हमारा क्वेश्चन बन गया। सोचो अगर ये लड़की देखती नहीं गुब्बारे को, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। बट कोई बात नहीं, अब बन गया तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये लड़की क्या कर रही थी? इस गुब्बारे को इस तरीके से देख रही थी, ठीक है। और एक गुब्बारा था इस तरीके से ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर था, ठीक है बच्चों। और ये लड़की की हाइट कितनी है यहाँ पे?
1.2 मीटर है, ठीक है। इस लड़की की हाइट है 1.2, ये 88.2 मीटर ऊपर गुब्बारा उड़ रहा था, ठीक है बच्चों। अब हवा के साथ तो गुब्बारा जा रहा था, फिर थोड़ी देर में गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। बट ये लड़की तब भी उसे देखी जा रही थी, ठीक है। इसके कारण फिर से एक और यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, ठीक है वो बच्चों। और ये हमारा ग्राउंड है जो कि 88 मीटर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों होता क्या है, जब ये लड़की यहाँ पे देख रही थी ना, तो यहाँ पे इसका जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री का एलिवेशन का। और जब लड़की यहाँ पे गुब्बारे को देख रही थी तो यहाँ पे बन रहा था 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से हाइट कितनी थी ग्राउंड से बैलून की, वो थी 88.2 मीटर, ठीक है। और लड़की की हाइट थी यहाँ पर 1.2 मीटर, ठीक है। तो अभी हमें इसमें बताना क्या है, तो सबसे पहले नाम वाम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा सी, ठीक है, और ऊपर हम डी रख सकते हैं और ये हम ई लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया नाम और ये एफ। अब इसके बाद देखो बच्चों हम इसका वर्जन कैसे करेंगे। वैसे बच्चों है क्वेश्चन ईजी, बस इतना बड़ा सा है, ठीक है, और मुश्किल सा बट है ईजी। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें बच्चों हाइट निकालनी पड़ेगी बैलून की। बैलून क्या है सर, वो तो गिवन है, हाँ गिवन तो है 88.2, बट ये ग्राउंड से है ना, बट लड़की तो अपनी आंखों से देख रही है, तो यहाँ पर लड़की की जो हाइट है ना 1.2, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए तब यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चलेगी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज, गर्ल्स की आंखों से देखा जाए तो 88.2 माइनस कर देंगे 1.2, तो हमारा आ जाएगा, इसको माइनस करने से 87 मीटर, यानी कि अब इसकी हाइट है 87 मीटर, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी में देखो बच्चों यहाँ पर ये 10 यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 60, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी डी, बेस क्या है यहाँ पर बच्चों देखो सी ए, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों सी डी अपॉन में सी ए। सो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर देखो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3 इक्वल टू में सी डी अपॉन में सी ए। और बच्चों सी डी ये वाला पार्ट है और यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बैलून का हाइट जो कि है 87, सो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 87 अपॉन में सी ए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर आप सी ए की वैल्यू फाइंड करें तो सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ए इंटू में अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, सी ए अंडर रूट में 3, ठीक है, इक्वल टू में 87। सो यहाँ से अगर बच्चों में सी ए की वैल्यू फाइंड करो तो सी ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा 87 अपॉन में, यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में इस तरह की डिवाइड में, सो अंडर रूट में 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है बच्चों। सो सी ए की वैल्यू से आ गई यहाँ पे 87 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है बच्चों। बट यहाँ पर देखो तो ये अंडर रूट 3 है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, जो कि हम ये भी कर देते हैं। सो 87 अंडर रूट में 3 आ गया और अपॉन में अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बच्चों, सिर्फ 3 आ जाएगा, और 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे सी आ जाएगा बच्चों हमारा 29। सो सी ए हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखो बच्चों सी ए आ गया हमारा 29 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है बच्चों। यानी ये सी ए जो था ये कितना आ चुका है हमारा 29 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों फिर देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद ट्रायंगल लेंगे हम ए ई एफ, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों में लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए ई एफ ट्रायंगल में देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये 30 डिग्री, सो 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या देखो ई एफ अपॉन में ई सी, सो ई एफ अपॉन में ई सी, ठीक है बच्चों। 10 30, सो 10 और ये 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में अंडर रूट 3, सो 10 और 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल टू में ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 87 मीटर, जो कि बैलून की हाइट है। सो यहाँ पर चल जाएगा 87 अपॉन में ई सी ये वाली चीज़, ठीक है, सो ई सी। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, सो ई सी इंटू 1 क्या हो जाएगा ई सी, सो ई सी इक्वल टू में 87 इंटू में रूट 3 क्या हो जाएगा बच्चों 87 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा ई सी और इधर आया था हमारा सी ए, ठीक है बच्चों। सी ए भी हमारे पास है और ई सी भी हमारे पास है।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो अब हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बैलून ने, है ना, ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यानी कि हवा से यहाँ पहुँच गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा है ना, पूरे में से सिर्फ इतना सा पार्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, जो कि बचेगा डिस्टेंस, ठीक है। सो पूरा क्या देखो ए ई में से माइनस कर देंगे ए सी, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए ई में से माइनस कर देंगे हम ए सी, ठीक है। सो ए ई कितना है बच्चों हमारा, देखो यहाँ पर। सो बच्चों यहाँ पर जो मैंने ई सी लिया था ना, वो ई सी नहीं, वो ए ई है, ठीक है। सो यहाँ पर भी ई सी है, उसको आप क्या कर लो, ए ई कर लो, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा ए ई, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा ए ई हमने कितना फाइंड किया, 87 √3 माइनस में ए सी हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर देखो ए सी 29 √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 29 √3, ये बच्चों √3 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद 87 में से माइनस कर देंगे 29, क्योंकि अंडर और √3 तो सेम ही है। सो 87 में से 29 माइनस कर दो तो हमारा जाएगा बच्चों 58, और ये √3 मीटर, यानी कि बच्चों बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 58 √3 मीटर बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वेट के साथ, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 का किया है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए car at an angle of depression of 30 which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So बच्चों इसमें मैं क्या बोलेंगे, देखो इसमें बोला गया कि एक टावर है, ठीक है, और इस टावर पे इस बार आप हो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक हाईवे, ठीक है, जो कि टावर से टकराने वाली है, ऐसा मान लो रियल में, ठीक है। आपने यहाँ पर एक कार को देखा, ठीक है, आपने जब इस कार को देखा तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, ठीक है। और कार जो थी यूनिफॉर्म स्पीड में चले जा रही, मतलब कि इसकी स्पीड फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद 6 सेकंड बाद ही आपने क्या देखा, ये कार तो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और फिर 6 सेकंड बाद जब आपने इस कार को देखा तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था ना, वो बन रहा था आपका यहाँ पे 60 डिग्री का, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया जब यहाँ से लेके यहाँ पर आने में कार को 6 सेकंड लगा, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो है हाइट है इसको h ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें ये बननी है, ठीक है। ये हमारा 30, ये हमारा 60, और ये भी हमारा 60 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों इसके नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हमारा बी सी डी, ठीक है बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हमने जो हाईवे और टावर लिए वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट डी बी इज द हाईवे एंड ए बी इज द टावर, एंड ए बी इज द टावर, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमने लेट किया, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है। सो यहाँ पर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। सो बच्चों सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में देखो यहाँ पर 60 डिग्री है, ये हमारा जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, 10 होता है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर h, और इसको ले लेते हैं x, ठीक है। सो क्या आ जाएगा बच्चों h अपॉन में x, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो ये हमारा 10 है और ये 60 है, तो 10 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों √3 अपॉन में 1, नीचे वो तो लिख ही सकते हैं, इक्वल टू में h अपॉन x। सो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों x इंटू में √3। सो क्या आ जाएगा x √3, यानी हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे x इंटू में √3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ये वाला ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस वाले ट्रायंगल पे देखो बच्चों ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हो जाएगा 10 30, ठीक है। सो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बच्चों h, ठीक है, और बेस क्या बच्चों ये देखो x है हमारा इतना, और इतना 6 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 6,
सो x प्लस में 6 और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? देखो ये हमारा 10 है और ये 30 है। 10 30 की वैल्यू है 1/3। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू में h अपॉन में x प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, x प्लस 6 इंटू में 1 करें क्या हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, इक्वल टू में √3 इंटू में h करेंगे। ठीक है, सो √3 इंटू में h कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद देखो बच्चों x प्लस 6 इक्वल टू में √3 इंटू में h की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पर क्या है x इंटू में √3। सो यहाँ पर यही पुट कर देंगे x इंटू में √3। सो √3 और √3 दो अंडर एक साथ जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंगल 3 बन जाता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू सिंगल 3 इंटू में x यानी कि 3x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये x है प्लस में, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, सो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस में x। ठीक है, सो 6 इक्वल टू 3x में से एक x गया 2x। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 जो कि आ जाएगी 3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि 3 मीटर कैसे आया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, है ना बच्चों? क्योंकि हमारा यहाँ पर कितना आ गया 3 मीटर आ रहे हैं, तो ये जो 3 मीटर आया है ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे द कार विल टेक 3 seconds टू रीच द फुट ऑफ टावर। ठीक है बच्चों, कार को जो है 3 सेकेंड लगेगा यहाँ से लेके यहाँ टावर के फुट तक पहुँचने के लिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया और हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपके बुक में है तो वो आपकी बुक ओल्ड है, ओल्ड NCERT। ठीक है बच्चों, ओल्ड NCERT में क्वेश्चन नंबर 60 भी है, बट न्यू NCERT में क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 9.1 हो जाता है कंप्लीट। और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर आया होगा अच्छे समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।